वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 211 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। मिश्रित प्रश्न होंगे इसमें हर सब्जेक्ट के। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 211 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, पारिस्थितिकी अनुक्रम या जैवीय चक्र। द पैसेज of nutrients through the various components of an ecosystem is called जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल। देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के या किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं RO की। क्वेश्चन नंबर 2, ये साइंस का प्रश्न है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल या प्रकाश सेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है। देखिए, प्रकाश सेल या फोटो सेल का उपयोग फायर अलार्म में धुएं का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर प्रकाश की मदद से आग का पता लगाने के लिए उपयोगी है। साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन। टेफ्लॉन तो है थर्मोप्लास्टिक, पॉलीस्टायरीन भी है, पॉलीथीन भी है, नियोप्रीन नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में भी पहले पूछा जा चुका है और आरओ में भी। देखिए, नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, विकल्प में बाकी सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ जाते हैं और इन्हें गर्म करने पर विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है और इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। यह है प्रश्न ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है, सही सुमेलित नहीं है? यह है नदियां, यह है उनके उद्गम स्थल। सिंधु नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, सतलज राक्षस ताल से निकलती है, शेषनाग झील से झेलम और रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है चेनाब। सिंधु चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, करेक्ट है। सतलज नदी राक्षस झील से निकलती है, शेषनाग झील से झेलम निकलती है, लेकिन रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है रावी और व्यास, चेनाब नहीं निकलती। गलत अड़ी। तो चेनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है रावी और व्यास। बाकी सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और सतलज भी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल या राकसताल कहीं कहीं लिखा है किसी बुक में। झेलम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। और ये जो व्यास है, व्यास ये सतलज की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? किसकी बुक है साइलेंट स्प्रिंग? रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर सी। साइलेंट स्प्रिंग की पुस्तक की लेखिका जो है उनका नाम है रेचल कार्सन। सीधे सीधे याद रखिएगा ऐसे ही। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? BS बाकनकर, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अपने आप में प्रश्न है कि है कहाँ पर ये? MP में। इसकी खोज की थी 1957 में, 1957 में विष्णुधर बाकनकर ने, यानी BS बाकनकर। सबसे पहले सीमांत मानव की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? सीमांत मानव की अवधारणा सबसे पहले प्रतिपादित की गई थी
और रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। सीमांत मानव की समाजशास्त्रीय अवधारणा रॉबर्ट ई पार्क द्वारा दी गई और यह शब्द पहली बार वर्ष 1926 में गढ़ा गया। इस शब्द का प्रयोग दो सांस्कृतिक पहचानों से प्रभावित व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। साइंस का प्रश्न है, विद्युत विभव इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो एक ही आंसर होगा इसमें, या तो अदिश होगी या सदिश होगी। अदिश राशि है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने स्कूल में छोटी क्लास में, अदिश राशियां सदिश राशियां होती क्या है। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। मिसमैच। स्थानीय भवनों के नाम ये हैं स्थान, लेविस स्पेन की, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की, ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका और सामल के सामने लिखा है ऑस्ट्रिया। सामल बहती है एशिया में ना कि यूरोप में, तो गलत है डी। बाकी ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, लेविस है स्पेन और अपना आंसर क्या है शामल। तो शामल कहाँ बहती है, इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है ये। तो ये हवाएं जो हैं वायु राशियां, ये इनसे भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और जल राशियां उनसे भी बनते हैं, ठंडी और गर्म जलधाराओं से। 10वां प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। पहले तो पर आंसर यही हो गया, एक क्वेश्चन अगर अलग से पूछ ले तो सिविल सेवाओं में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया, पीसी होटा समिति। या पीसी होटा समिति किससे संबंधित है, सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित है। इसका गठन हुआ था वर्ष 2004 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन कब किया गया, वर्ष 2004 में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल नहीं है और यही आंसर है। छोटा नागपुर पठार बिहार में, झारखंड में और उड़ीसा में विस्तृत है। पश्चिम बंगाल में यह पठार विस्तृत नहीं है। छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज संपदा के लिए है, न केवल भारत बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने यह वक्तव्य कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, 1940 का भी, 29 का भी, 28 का भी, 31 का भी। यह वक्तव्य उन्होंने दिया था 1931 के कराची अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव इसमें दिया गया। 45वां कांग्रेस का अधिवेशन था ये, मार्च 1931 में कराची में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ज्योग्राफी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13, कार्डमम पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन सीमाओं पर स्थित है। कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स है केरल और तमिलनाडु में, तो सी है इसका आंसर। देखिए कार्डमम पहाड़ियां भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं, यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो सी है इसका आंसर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान यह है नागपुर में, यानी महाराष्ट्र में। उस पाल शासक का नाम बता दीजिए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। हिस्ट्री का प्रश्न है। गोपाल, रामपाल, देवपाल, धर्मपाल। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, प्रश्न पूछ ले तो गोपाल ने, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो पाल वंश का संस्थापक, पाल वंश का शासक, सॉरी, ठीक है, संस्थापक तो गोपाल है।
पाल वंश का शासक धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था और उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। गौतम बुद्ध की माता निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थी? देखिए, पिताजी थे शाक्य वंश से और माताजी थी उनकी कोलीय वंश की, तो डी है इसका आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के सांक्यगढ़ के प्रधान थे वो, और उनकी माता कोले वंश या गणराज्य की कन्या थी। नंबर 17 पर आ जाइए। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? क्या होगा बताइए। स्क्लेरोसिस हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा या मेनिंजाइटिस हो जाएगा? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में चढ़ी झिल्ली पर सूजन आने से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, मेनिंजाइटिस जो है वो एक वायरल बीमारी है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को आता है तेज बुखार और बाद में बेहोशी भी आने लगती है। नंबर 18 पर आ जाइए। साइंस का प्रश्न है, प्रैक्टिकली प्रश्न है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आने पर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर आने पर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता को बैठी है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो बाल्टी है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जब बाल्टी कुएं के पानी में डूबी रहती है तब तो वो हल्की प्रतीत होती है, लेकिन जब उसमें जल भर जाता है और उसको जब हम पानी से ऊपर खींचते हैं, जब वो हवा में आ जाती है तो भारी प्रतीत होने लगती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत और प्लवन के नियम के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? देवदार, लाइकस, पाम, पाइन। चिलगोजा प्राप्त होता है पाइन के बीज से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। साइंस का प्रश्न है। तो चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजे में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन अधिकता होती है। 20वां प्रश्न हिस्ट्री का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? जहांगीर के समय, अकबर के समय, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय? उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया शाहजहां के समय। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र दारा सिकों ने उपनिषद भगवत गीता का अनुवाद फारसी में कराया, तो बी है इसका आंसर। तो 20 प्रश्न थे ये, अलग अलग सब्जेक्ट के। ये टेस्ट सीरीज आरओ के लिए हैं। इस टेस्ट की या फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, जिसमें होंगे 140 क्वेश्चन। ठीक है, और 399 में सारी टेस्ट सीरीज हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।